अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करके कमाएं अच्छी आय। पशुओं में परजीवी फैलाते हैं कई तरह के रोग, करे समय रहते इनका समाधान। खेती से अच्छा लाभ लेना है तो किसानों को पारंपरिक खेती के साथ उन्नत खेती को अपनाना होगा। तभी किसान कृषि के जोखिम को कम करते हुए अधिक आमदनी कमा सकते हैं। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती आज किसानों को काफी आगे तक ले जाने का काम कर रही है। आज जिस तरह से लोगों के खान पान में परिवर्तन हो रहा है और उसमें शिमला मिर्च का प्रयोग बढ़ा है, ऐसे में किसान बाजार को देखते हुए अगर पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती पर जानकारी लेते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। बात करते हैं ऑफ सीजन में पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्ची की खेती के बारे में। तो शिमला मिर्ची की खेती के बारे में हम ध्यान रखना है कि जब ऑफ सीजन की बात करते हैं तो इसको पॉली हाउस में, क्योंकि जो मेन समय है उसका ग्रोइंग का वो अक्टूबर के महीने में इसको ओपन फील्ड में उगाया जाता है, ताकि वो मार्च तक मार्केट में उपलब्ध होती है और उसका रेट बहुत ही कम मिलता है। तो ऑफ सीजन लगाना इसलिए ज़रूरत है कि जब हम ऑफ सीजन में होता है तो बाहर शिमला मिर्ची नहीं मिलती है और मार्केट में उसका दाम 100 से 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो जाता है। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए हम बात करेंगे ऑफ सीजन में कैप्सिकम की कल्टीवेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इसमें नेचुरली वेंटिलेटेड में हम इसको ग्रो कर सकते हैं या शेड नेट हाउस हमारे रीजन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसके अंदर ताकि हम टेम्परेचर को थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसकी खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें रेज बेड बनाते हैं। रेज बेड जो होती है वो 1 मीटर चौड़ी और आपकी 15 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई होती है और 2 रेज बेड के बीच में हम 45 से 60 सेंटीमीटर का रास्ता या पाथवे रखते हैं, जिससे कि हम जो भी कार्य करने होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं और फ्रूट जो है उसको हार्वेस्ट ईजिली कर सकें। फिर इसके बाद इसमें आता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के लिए हम बेसल डोज शुरू में देते हैं जो 250 ग्राम NPK होता है वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और 5 kg जो है वो FIM जो सड़ी हुई है उसका यूज करते हैं।
तो फिर सबसे पहले बात करेंगे हम, जब रेज बेड बना लेते हैं तो उसको स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, रोग मुक्त कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें, अगर हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, और जब बार बार करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड से इसको ट्रीट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हम इसमें ऐसा करते हैं 1:10 का रेशियो लेते हैं। 1 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड और 10 लीटर वाटर को लेकर मिक्स करके जो बेड तैयार किए गए हैं उसमें हम इसका स्प्रे करते हैं। उसके उपरांत जो मल्चिंग शीट आती है उससे कवर कर देते हैं 8 से 10 दिन के लिए। उसके बाद उसको ओपन करने के बाद फ्रेश वाटर से फिर एक बार बेड को हम वॉश कर लेते हैं और उसको 8 से 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसका रेजिडुअल इफेक्ट ख़त्म हो जाए। उसके उपरांत हम इसका पौधे, इसी दौरान जब हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे होते हैं उसी समय इसको प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी को तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का 50-50% का रेशियो लेते हैं और 50 केवीटी की जो ट्रेज आती हैं उसके अंदर हम लगा देते हैं ताकि हमारा जो 15-20 दिन का समय जो स्टेरिलाइजेशन का हो तो उसी समय हमारी पौध तैयार हो जाती है। तो एक जो ट्रे के जो केविटी है उसमें एक सीड डालते हैं तो 50 सीड तैयार हमारे एक प्रो ट्रे में हो जाते हैं। उसके लिए हम जो भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि वेराइटीज़ बहुत सी उपलब्ध हैं, कलर्ड कैप्सिकम में येलो कलर, रेड कलर, तो कुछ कुछ वेराइटी हैं जैसे इंदिरा रेड है, महाभारत है, भारत है, लक्ष्मी है, ये ओरेबेली है, बॉम्बी है, ये वेराइटीज़ मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। उसके उपरांत जब 1 महीने बाद 25 से 30 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाती है तो उसको हम बेड में लगाते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। बेड में लगाने के समय हमको ध्यान रखना हो उसको 35 से 60 सेंटीमीटर की दूरी में डबल रो सिस्टम है। जैसे हमने बेड तैयार किया 1 मीटर का, उसमें डबल रो सिस्टम लगाते हैं। उसमें 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रहती है और 35 से 40 तक हम उसका पौधे से पौधे की दूरी लेते हैं ताकि हम उस प्लांट को मेंटेन कर सकें। उसके उपरांत प्लांटिंग करने के बाद हम इसको मेंटेन करना होता है। हमारा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। जब भी हमको इसको ऊपर ले जाना होता तो हम दो या 3 ब्रांच को ही ऊपर ले जाते हैं ट्रेंड करते हुए, बाकी ब्रांच को हमको रिमूव कर देना होता है, हटा देना, ताकि गर्मी के समय में डिजीज और इंसेक्ट जो इन प्रकोप होता है वो कम से कम हो और हम अधिक से अधिक इसमें फल प्राप्त कर सकें। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। उसके उपरांत हम इसमें जो वाटर सोल्यूबल है उसका भी स्प्रे करते हैं। NPK 1919 जो होता है उसका हम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 15 दिन के अंदर एक स्प्रे करते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें ड्रिप के द्वारा भी हम इसमें न्यूट्रिशन देते हैं। इस प्रकार से हम इसके कैप्सिकम ऑफ सीजन में करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में पशुपालन लगभग सभी किसान करते हैं, लेकिन अधिकतर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशुओं में होने वाले दाद, खुजली, जू और चीचर होने पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई बार इनकी वजह से पशु तनाव में चला जाता है, जिसका सीधा असर उसके दूध उत्पादन पर पड़ता है। उसी प्रकार आंतरिक परिजीवियों के प्रकोप में पशुओं में कई घातक बीमारियां होने लगती हैं। अगर पशुपालक इसके रखरखाव में थोड़ा ध्यान दे तो इन परिजीवियों से पशुओं को बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार से। आज हम लोग पशुओं में होने वाले कृमि रोग के बारे में बात करेंगे। कृमि रोग दो तरह के होते हैं, अंतःकृमि और बाह्य कृमि। दोनों जो होते हैं वो पशुओं में रहते हैं और पशुओं का खून को पीते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अंतःकृमि के बारे में बात करेंगे। अंतःकृमि जो होता है वो एक चक्र होता है। वो एक चक्र कहिए कि एक पेट में कृमि रहते हैं जानवरों के, और वो उसके गोबर के साथ वो बाहर आता है चारागाह में जहाँ पर जानवर चरता है, और वो फिर वहाँ पर बढ़ता है, और वो जब दूसरा जानवर या वही जानवर फिर जाता है तो वो फिर उसके चारा के साथ में उसके पेट में आ जाता है। तो एक ये चक्र बना हुआ है और इस चक्र को हम लोग को तोड़ना होता है। बाह्य कृमि के लिए अगर बात करें तो वो हमारे जानवरों के खून को चूस लेती है। जो बाह्य कृमि है वो हमेशा वो जो पशुओं के रखने के स्थान में ही घर में ही रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि बहुत से बीमारियां को भी फैलाती है। पशुपालक भाइयों, अंतःपरजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो उससे उनमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी इतनी हो जाती है कभी कभी कि एनीमिया हो जाता है, और इससे मृत्यु दर भी हो जाती है। अगर उत्पादकता दूध के बारे में बात करें तो दूध की कमी हो जाती है, और अगर कोई जानवर को खेतों में काम कर रहे हैं तो लेना चाहते हैं किसान भाई, तो उनका भी क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है कि बहुत से बीमारियां जो हैं वो बाह्य कृमि के कारण, कीड़े, ढील, अठेला, ये सब के कारण जो है वो बहुत से रोग आते हैं और वो फैल जाते हैं। मक्खियाँ से, दूसरे जानवरों से, दूसरों जगह से लेकर वो आते हैं, और वो कृमि उसमें ब्लड प्रोटोजोअल भी, जैसे ह्यूमन में हम लोग अगर मलेरिया की बात करें उस तरह से भी इनमें ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज़ आ जाता है, और जो ये कृमि से ही आता है। तो एक ये चक्र बना हुआ है और इस चक्र को हम लोग को तोड़ना होता है। और इस चक्र को तोड़ने के लिए हम लोग कृमिनाशक दवाइयाँ देते हैं, जो हमें वजन के अनुसार देना पड़ता है। पानाक्योर के नाम की आती है, और ये दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो हम लोग पशु चिकित्सक से मिलकर उसके लिए हम लोग दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 3 महीने में, हर 3 महीने में उस कृमिनाशक दवा को हम लोग को देना होगा। बच्चों में भी हम लोग को कृमिनाशक दवाइयाँ देनी होती हैं, और वो जब बच्चे जो हैं मादा 3 महीने से के हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग कृमिनाशक दवाइयाँ देंगे, और उसका भी वजन के अनुसार दिया जाता है। इसलिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसको देना चाहिए। बाह्य कृमि के लिए अगर बात करें तो वो हमारे जानवरों के खून को चूस लेती है। तो हमें सबसे पहले ये है कि एक दवाई आती है, मालाथियोन आता है या बीटॉक्स आते हैं, उसको 4 ml 1 लीटर में पानी में लेकर उसको पशुओं के शरीर में लगाया जाता है। ये एक प्रकार का जहर है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है। और इसको लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले अब दोपहर में जब धूप अधिक खुला हुआ होता है उस समय लगाया जाता है, और उससे पहले जानवरों को पूरा भरपेट पानी पिला दिया जाता है और जानवर को मुंह में जाली लगा दिया जाता है। उसके बाद कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े या रुई से
उस पानी को पूरे शरीर में लगा दीजिए। रोया के अगेंस्ट में, रोया के विपरीत दिशा में हम लोग लगा दें, और गर्दन और पैरों के पास जो फोल्ड पड़ जाता है, स्किन का जो फोल्ड रहता है उसमें बढ़िया से लगा दें, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर कीड़े रहते हैं। तो वहाँ पर लगा दें और उसके बाद आधे घंटे तक छोड़ दें। फिर आधा घंटे के बाद साफ पानी से उसको नहला दें। तो ये फिर जो घोल थोड़ा सा बच जाएगा, जो हमने बताया कि ये आपके मकान में ही रहते हैं, तो उस घोल को थोड़ा सा आपके घर में जो खेतों में जो दवा छिड़कने की मशीन होती है, उससे आप उस घर को, उसके घर को भी आप छिड़काव कर दें उस दवा से। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो इस प्रकार हम लोग अंतःकृमि और बाह्य कृमि का हम लोग बचाव करें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं में बुआई के समय 88 किलोग्राम डीएपी और 96 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पेसल के रूप में प्रयोग करें। देर से बुआई की जाने वाली गेहूं की फसल में नाइट्रोजन 2 बार देवें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले तथा शेष आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय टॉप ड्रेसिंग विधि से देवें। बुआई से पहले जिंक सल्फेट 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गेहूं की फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्विनोलफास 1.5% चूर्ण की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा के हिसाब से भूमि की अंतिम जुताई के समय मिला देवें। दिसंबर के पहले सप्ताह में चने की पिछली बिजाई के लिए किस्म GNG 2144 का प्रमाणित बीज 15 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने में बुआई से पहले जड़ गलन और उकठा की रोकथाम हेतु 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या
1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन 38.7 CS व्यापारिक उत्पाद की 485 मिलीलीटर मात्रा को 125 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से फ्लैश फैन नोजल की सहायता से बिजाई के तुरंत बाद या बीज उगने से पहले एक समान छिड़काव करें। सरसों में समय पर बिजाई की गई फसल में नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा 9.4 किलोग्राम यानी 21 किलोग्राम यूरिया व पिछेती बुआई की गई फसल के लिए 11 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा पहली सिंचाई के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। पहली सिंचाई से पहले और पश्चात में निराई गुड़ाई अवश्य करें। जहां पर फसल सघनी हो वहां पौधे की छंटनी करें और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और छटाई का कार्य फसल सिंचाई से पहले करें। जौ की पिछेती बिजाई DWRUB 64 को प्राथमिकता देवें और बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरी न करें। जौ के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जौ की बिजाई से पहले 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। जौ में बुआई से पहले आवृत कंडवा एवं धारी पत्ती रोग की रोकथाम हेतु 3 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैंकोजेब 75 WP प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। गन्ने की फसल में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। किन्नू की बागों में रोगों व अन्य कारणों से फल गिरने से रोकने हेतु कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या प्रोपिनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव प्रतापगढ़ जिला अलवर के उत्तम राठौड़ ने। आपने प्याज की सीधी बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हो प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी अपने को पहले पौध तैयार करनी पड़ती है। पौध तैयार करने में किसानों को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो पौध होती है 45 से 60 दिन बाद में खेत में लगाते हैं। आज हम आपको एक नई तकनीक के बारे में बताएंगे जो कि हमारे यहाँ जो कृषि अनुसंधान केंद्र पे चल रही है। इसमें किसानों को ये सलाह देंगे कि आप प्याज को डायरेक्ट खेत में भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की खेती के लिए मिट्टी व जलवायु के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होने के साथ अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा रहता है। तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। उस दौरान पौधे की बढ़वार होती है, लेकिन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बल्ब बनने के लिए और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान फसल पकने के लिए ठीक माना जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पूसा व्हाइट, फ्लैट एग्रीपाउंड, डार्क रेड, N53, निफाद 53, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड, कल्याणपुर रेड राउंड व उदयपुर 102 हाइब्रिड प्रजातियां, अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा व अर्का पीतांबर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। इसमें जो ट्रांसप्लांट करते हैं, छोटी पौध को खेत में उखाड़ के लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मजदूरी में पैसा खर्च होता है।
और किसान की जो लागत है वो बढ़ जाती है। और अपना जो देश का मुख्य विजन है इस समय, कृषि की लागत को कम करके किसान की आमदनी बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसको ध्यान में रखते हुए ये अनुसंधान पे कार्य किया जा रहा है और आप देख रहे हैं इसमें हमने कुछ सफलता भी प्राप्त की है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। प्याज के सफल उत्पादन के लिए खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी जांच के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन बुआई से 1 महीने पहले खेत में डालनी चाहिए। इसके अलावा यूरिया 217 किलोग्राम एवं 312 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची नाइट्रोजन को बुआई के 30 से 45 दिनों के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश के बहुत से किसान भाई प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए कम समय, श्रम और लागत में अधिक क्षेत्र पर प्याज के बीजों की सीधी बुआई सीड ड्रिल से करते हैं। तो ऐसी दशा में बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। बीज उपचार। बीजों को बोने से पहले थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं। ऐसा करने से प्याज की फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। आप जो देख रहे हो इसमें हमने बीज को लाइनों में सीधी हाथ से बुआई भी की है और आजकल तो इसकी सीड ड्रिल मशीन भी आ गई, जिससे अपने प्याज को डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं। इसमें खरपतवार समय पर नियंत्रण हो गया तो जो पैदा होगा वो कम लागत से प्याज खेत में पैदा होगा। प्याज की सीधी बुआई विधि। इस विधि में किसान चाहे तो मजदूरों की सहायता से बीज को खेत में लाइनों में बुआई कर सकते हैं और जो किसान बड़े क्षेत्र पर प्याज की सीधी बुआई करना चाहते हैं वे सीड ड्रिल से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए आसानी से कर सकते हैं। सीड ड्रिल से खेती करने में दूरी किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इस फसल में लेने से थोड़ी एक समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार अगर इसमें समय पे कर दिया जाए, इसमें कुछ खरपतवार नाशक दवाइयाँ होती हैं, बीज बुआई करने के बाद में डालते हैं, कुछ को पहले डालते हैं। खरपतवार नियंत्रण हो गया तो आप इस प्याज में अच्छा उत्पादन ले सकते। सिंचाई। प्याज की बुआई के 20 से 30 दिन बाद खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिसके बाद आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंद बनते समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से किसान भाई सीधी बुआई करके प्याज की भरपूर पैदावार लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है।